हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आपका स्वागत है अपने चैनल टेकी जीके में। आज हम आपके लेकर आ गए हैं मध्यकालीन इतिहास का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। और यहीं से ये भारत पर तुर्कों का दूसरा आक्रमण होता है। पहले आक्रमण में हमने बात किया है महमूद गजनवी के बारे में, और ये मध्यकालीन इतिहास का चौथा वीडियो है। अगर आपने प्राचीन कालीन इतिहास के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के स्टेप बाय स्टेप यानी टॉपिक वाइज आप सारे वीडियो देख सकते हैं और प्राचीन कालीन इतिहास का एक एक पॉइंट आप क्लियर कर सकते हैं। अब हम प्रारंभ करेंगे मध्यकालीन इतिहास, क्योंकि प्राचीन कालीन इतिहास के एक दो टॉपिक बचे हुए हैं जिनको हम समय रहते पूरा करा देंगे। तो आज हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी की। और मोहम्मद गौरी का जो शासनकाल होता है दोस्तों 1173 से लेकर के 1206 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, तो इससे पहले ये बता दें कि ये जो मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है ये तुर्कों का भारत पर किया गया दूसरा आक्रमण होता है। पहले आक्रमण में हमने चर्चा किया है महमूद गजनवी के बारे में। ठीक है, और इसको अच्छी तरीके से विस्तृत तरीके से हमने कंप्लीट किया है। और मैंने मध्यकालीन इतिहास की 3 वीडियो प्रोवाइड कराई हैं आपको, जिसमें मैंने इस्लाम धर्म के बारे में सबसे पहले बताया है। उसके पश्चात में जो भारत पर पहला मुस्लिमों का पहला आक्रमण हुआ था मोहम्मद कासिम का, उसके बारे में अच्छी तरीके से चर्चा किया है। फिर महमूद गजनवी के बारे में। अब इस तीसरे युद्ध के बारे में हम बताएंगे, इसमें मोहम्मद गौरी जो तुर्कों का भारत पर दूसरा आक्रमण होता है। ठीक है, इसको हम अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये थोड़ा टॉपिक बहुत ही टफ है सर, इसको अच्छी तरीके से पढ़ाइए। तो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, कहानी की तरीके से पढ़ाएंगे, आपको पूरा टॉपिक कंठस्थ हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। बस आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखिए। ठीक है, एक बार अच्छी तरीके से देखेंगे, अगर दूसरी बार देख लेंगे तो पूरा अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले हम कहना चाहेंगे दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, ठीक है, तो आपको एक लाइक अवश्य कर देनी है। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले सन 1163 ईस्वी में, ठीक है, कितने 1163 ईस्वी में, याद रखना, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। ठीक है, कौन होता है? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। यह क्या करता है, गजनी के पास में एक गोर साम्राज्य, ठीक है, तुर्क साम्राज्य होता है, गोर साम्राज्य की स्थापना करता है। क्या करता है? गोर साम्राज्य की स्थापना करता है। कौन? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। ठीक है, कहाँ पर? गजनी के पास में। और इसके पश्चात में देखो गजनी में क्या है, अभी हमने बताया जो मोहम्मद बिन कासिम होता है, महमूद गजनवी के जो उत्तराधिकारी होते हैं वो राज कर रहे होते हैं अभी भी। लेकिन ये क्या करता है गयासुद्दीन, ये गजनी के पास में सबसे पहले गोर नामक एक साम्राज्य बनाता है और वहाँ पर वो राज्य करने लगता है। ठीक है, अब जो गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम होता है, यह धीरे धीरे अपनी सत्ता का विस्तार करता है और यह अपने छोटे भाई जिनका नाम होता है सिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मोहम्मद गौरी का दूसरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना इनका नाम मोहम्मद सिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम है। ठीक है, इन्हीं को मोहम्मद गौरी भी बोला जाता है और इन्हीं को मोइजुद्दीन भी बोला जाता है। ठीक है, 3 नाम है इनके, याद रखना आपको। क्या नाम है? सिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, या फिर मोइजुद्दीन, या फिर मोहम्मद गौरी। 3 नाम हैं मोहम्मद गौरी के। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये 1173 ईस्वी में, कितने? 1173 ईस्वी में, देखिए 63 से 10 साल के बाद में धीरे धीरे क्या करते हैं, ये 73 में गजनी पर आक्रमण करते हैं। गजनी पर आक्रमण करने के पश्चात में उसे विजित कर लेते हैं, जीत लेते हैं और अपने छोटे भाई जिनका नाम होता है सिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम यानी मोहम्मद गौरी को, ठीक है, या फिर मोइजुद्दीन, ठीक है, मोहम्मद गौरी को क्या करते हैं, गजनी का शासक बना देते हैं। कौन बना देता है? जो मोहम्मद गौरी का बड़ा भाई होता है जिसका नाम होता है गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। ठीक है, ये स्लाइड आपको तैयार हो गई होगी। ठीक है, ये सबसे पहले कौन सा व्यक्ति होता है? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम होता है, यह गोर राज्य की स्थापना करता है। उसके पश्चात में 10 वर्षों के बाद में गजनी पर आक्रमण करता है और उसे जीतता है। जीतने के पश्चात में वहाँ से जो अन्य तुर्क होते हैं उनको वहाँ से खदेड़ देता है और एक
फिर क्या करता है, अपने छोटे भाई मोहम्मद गौरी, जिसका नाम है सिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, को वहाँ का शासक बना देता है। देखेंगे, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। और मोहम्मद गौरी का जो भारतीय विजय अभियान होता है, अब क्योंकि वो गजनी की गद्दी पर बैठ गया है, अब वो क्या करेगा, वो भारत पर आक्रमण करता है, ठीक है, क्योंकि वो उसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि अपने जो शासक है, अपना जो शासन है उसका विस्तार करे। इसीलिए क्या करता है, वो सबसे पहले मुल्तान और एक स्थान होता है उच्च, ठीक है, मुल्तान और उच्च 1775 में और 76 में, सबसे पहले 75 में मुल्तान पर, ठीक है, यहाँ पर सिया संप्रदाय के लोगों का शासन होता है। उसके बाद में सॉरी, यहाँ पर 1700 नहीं है, 1175 आपको याद रखना है, ये गलती से हो गया है। तो 1175 में मुल्तान पर, और उसके पश्चात में 1176 में उच्च स्थान पड़ता है, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये भी मुल्तान के क्षेत्र में एक स्थान होता है उच्च, ठीक है, इसको उत्तरी मुल्तान बोलेंगे। वहाँ पर आक्रमण करता है। भारत में प्रवेश करने के लिए देखो 3 कारण होते हैं। भारत में प्रवेश करने के लिए मुल्तान एक प्रकार का द्वार होता है, भारत का द्वार होता है, इसीलिए सबसे पहले वो मुल्तान पर आक्रमण करता है। और इसके अतिरिक्त जो मुल्तान का शासक होता है उस समय, जो सिया संप्रदाय का शासक होता है, वह अत्यंत कमज़ोर शासक होता है, ठीक है, इसीलिए उस पर वो आक्रमण करता है और इसे वह जीतना जरूरी समझता है। इस पर आक्रमण करने के पश्चात में यहाँ पर मोहम्मद गौरी क्या करता है, आसानी से अपना कब्जा कर लेता है और इसे जीत लेता है और इस पर अपना अधिकार कर लेता है, ठीक है। तो 2 स्थान अभी मोहम्मद गौरी के कब्जे में आए हैं, एक तो मुल्तान आ गया और उसी का जो उत्तरी भाग होता है उच्च, वो भी आ जाता है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या करता है, वो आगे बढ़ता रहता है और धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ता है तो आगे पड़ता है दूसरा जो आक्रमण, वो मुल्तान के बाद में पंजाब पर आक्रमण बाद में करता है। उससे पहले वो सोचता है लो भारत पर डायरेक्ट आक्रमण कर दें, ठीक है। तो इधर ये चला आता है गुजरात साइड में, और वहाँ पर अहिलवाड़ा में दूसरा जो आक्रमण होता है, देखो 75-76 के बाद में 1178 ईस्वी में, कब, 1178 ईस्वी में अहिलवाड़ा की वहाँ पर सोलंकियों का शासन होता है और वहाँ की रानी होती है नायिका देवी। कौन होती हैं, नायिका देवी। आप कोई चीज़ याद रखनी, ठीक है। इनका शासन होता है। और ये क्या कहते हैं, ये जो है एक आपने नाम सुना होगा, अभी जब महमूद गजनवी के बारे में बात किए थे, वहाँ पर भीम प्रथम थे, ठीक है, भीम प्रथम या मूलराज प्रथम, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय हैं, ठीक है। ये अल्पवयस्क होते हैं और इनकी संरक्षिका होती हैं नायिका देवी। इनके संरक्षण में ये शासन कर रहे होते हैं। मोहम्मद गौरी जैसे ही आक्रमण करता है अहिलवाड़ा पर और यहाँ पर इसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है, लेकिन क्या होता है, नायिका देवी और भीम द्वितीय मिल करके मोहम्मद गौरी को एक भीषण हार का सामना करना पड़ता है। यानी मोहम्मद गौरी हार जाता है और हारने के पश्चात में वह कुछ सैनिकों को लेकर के अपनी किसी प्रकार से अपनी जान बचा करके वो गजनी पहुंचता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मोहम्मद गौरी है उसको हार का मुंह देखना पड़ता है और वो अपने साम्राज्य गजनी फिर से वापस हो जाता है। तो वो समझ जाता है कि हमें भारत पर हम डायरेक्ट आक्रमण नहीं कर सकते, यानी अब वो क्या करता है, दूसरा रास्ता चुनेगा, ठीक है। अभी वो क्या करेगा, डायरेक्ट आया था अहिलवाड़ा, जो कि इधर गुजरात और राजस्थान के स्थान पर पड़ता है, तो इधर से उसने आक्रमण किया था और यहाँ से उसकी हार हुई, ठीक है। तो ये जब गुजरात की साइड से हार होता है तो ये मोहम्मद गौरी क्या करता है, इस बार जो अब क्या होता है, ये दूसरा जो अभियान करता है, समझ जाता है कि अब हमें उधर यानी गुजरात साइड में नहीं जाना है, तो इसीलिए सबसे पहले वो क्या करता है, पंजाब साइड से आक्रमण करता है। ये अब इसके पश्चात में 1979 से लेकर 86 के बीच, ठीक है, 1979 से लेकर 86 के बीच में ये पंजाब में 3 आक्रमण करता है, ठीक है, पंजाब में 3 आक्रमण करता है और दक्षिणी सिंध इसको जीतता है। उसने क्या किया, पंजाब के राजा उस समय थे खुसरो मलिक, ठीक है, ये एक सिया संप्रदाय के राजा थे। इनको वो षड्यंत्र करके मार देता है, ठीक है, षड्यंत्र करके कैसे मार देता है, यानी सबसे पहले क्या करता है, खुसरो का जो पुत्र होता है उसको बंदी बना लिया जाता है। आक्रमण करता है मोहम्मद गौरी और उसे बंदी बना लिया जाता है। उसके पश्चात में ये एक फिरौती के रूप में खुसरो मलिक से दोस्ती भी कर लेता है और इसके पुत्र को छोड़ देता है। तो ये प्रसन्न हो जाते हैं कौन, खुसरो मलिक। और इसका प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि जो उस समय जम्मू कश्मीर के राजा होते हैं चंद्रदेव को
हराने के लिए यह खुसरो मलिक से सहायता मांगता है। और जब ये चंद्रदेव को हरा देता है उसके पश्चात में क्या होता है, यह खुसरो मलिक को भी बंदी बनाकर भेज देता है, गौड़ साम्राज्य भेज देता है। और वहाँ पर 1192 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या करवा दिया जाता है। तो खुसरो मलिक भाई का भी इस प्रकार से अंत हो जाता है। और उसके पश्चात में ये जम्मू पर भी अपना अधिकार जमा लेता है। और फिर जो दक्षिण का राजा सिंध होता है, जो सुमारवंशी होता है, शासक को ये पराजित करके जो दक्षिण सिंध होता है उसको भी अपने कब्जे में ले लेता है। तो इस प्रकार से पंजाब और सिंध का पूरा क्षेत्र मोहम्मद गौरी के अंडर में आ जाता है। ठीक है, देख रहे हैं किस प्रकार से मोहम्मद गौरी आगे बढ़ता चला जा रहा है। और उसे केवल भारत में अभी एक हार मिली है, जो नायिका देवी, जो अहिलवाड़ा के में उसे हार का मुँह देखना पड़ा। अब उसके पश्चात में ये क्या करता है, आगे बढ़ता है। और उस समय राजपूत जो राजा होते हैं वो भटिंडा का या ताहरबंद, ठीक है, ताबर हिंद, भटिंडा या ताबर हिंद का जो किला होता है वो अभेद किला होता है, वहाँ पर राजपूत निवास करते हैं। अब ये सबसे पहले क्या करता है, पंजाब जीतने के बाद मोहम्मद गौरी इसी की ओर कूच करता है। वो भटिंडा पहुँचता है और वहाँ के किले में क्या करता है, डेरा डाल देता है। ये डेरा महीनों तक पड़ा रहता है वहाँ पर। और ये जो राजपूत राजा हैं ये आशा करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान आएंगे और किसी भी प्रकार से मेरी सहायता करेंगे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान इस चीज़ में मतलब वो ढील कर देते हैं, वो समय पर अपनी सहायता नहीं पहुंचा पाते हैं। जिसके कारण क्या होता है, उससे पहले ही जब तक पृथ्वीराज चौहान ये चीज़ को समझ पाते और अपनी सेवा सहायता उनको दे पाते, उससे पहले जो राजपूत राजा होते हैं वो आत्मसमर्पण कर देते हैं और मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार करके भटिंडा या ताबर हिंद का जो किला होता है वह उसके अंडर में दे देते हैं। अब यहाँ पर अधिकार हो जाता है किसका, मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी क्या करता है, यहाँ पर लगभग 12,000 सैनिकों की नियुक्ति करके वो आगे की ओर बढ़ जाता है। यहाँ पर 1200 घुड़सवार छोड़ देता है, 12,000 घुड़सवारों को छोड़ करके वो आगे बढ़ जाता है। किला है वो भी किसके कब्जे में आ गया, मोहम्मद गौरी के कब्जे में आ गया। और आगे बढ़ते बढ़ते इस प्रकार वो पहुँचता है अब तराइन का प्रथम युद्ध लड़ने, ठीक है, जो कि हुआ था 1191 ईस्वी को। पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, जो भटिंडा का किला था, क्योंकि यहाँ से इनको राजस्व प्राप्त होता है, किसको उस समय, मोहम्मद गौरी को। तो पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं कि कुछ समय के पश्चात में 1191 में वो सोचते हैं कि भटिंडा का जो किला है उसको वो मुक्त करा लें, उस पर वो स्वयं शासन करने लगे या उसको पूर्णतः जो तुर्कों से मुक्त करा दे। इसीलिए क्या करते हैं, वो भटिंडा पर आक्रमण कर देते हैं। जैसे ही आक्रमण करते हैं, अपनी पूरी सेना लेकर आक्रमण करते हैं और विशाल सेना होती है यहाँ पर। और इसकी जो अगुवाई कर रहा होता है वो इन्हीं का भाई, पृथ्वीराज चौहान का भाई गोविंद राय, ये सेनापति होता है, ये अगुवाई कर रहा होता है। मोहम्मद गौरी ने इतनी विशाल सेना देख करके वो भयभीत हो जाता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता और वीरतापूर्वक को लड़ता रहता है, बहुत ही वीरतापूर्वक लड़ता रहता है। लेकिन गोविंद राय के आगे और इतनी विशाल सेना के आगे, ठीक है, ये गोविंद राय कौन होता है, पृथ्वीराज का भाई होता है। वह सोचता है कि अब तो वो उसको जान गंवानी है, इसीलिए वो क्या करता है, डायरेक्ट राजा पर आक्रमण करता है। यानी गोविंद राय जो पृथ्वीराज चौहान के भाई होते हैं, गोविंद राय पर आक्रमण करता है। और जब भाले से आक्रमण करता है तो इस आक्रमण से गोविंद राय के दांत टूट जाते हैं और वह हाथी पर सवार होता है और हाथी से वह गिर जाता है, कौन, गोविंद राय। लेकिन गोविंद राय भी क्या करता है कि वह भाले यानी अपने बर्छे से सुल्तान को लहूलुहान कर देता है, यानी मोहम्मद गौरी को लहूलुहान कर देता है। और मोहम्मद गौरी की सेना में भगदड़ मच जाती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से बताया गया है, क्या होता है कि यह देखकर मोहम्मद गौरी की सेना में भगदड़ मच जाती है, क्योंकि मोहम्मद गौरी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। और यह देखते ही देखते मोहम्मद गौरी के जो सैनिक होते हैं, खास सैनिक होते हैं, वो मोहम्मद गौरी को ले करके भागते हैं। और क्या होता है, राजपूत शासक उसका पीछा भी करते हैं और बताया जाता है कि मोहम्मद गौरी की सेना का लगभग 24 मील तक पीछा करते हैं लोग। राजपूत सेना जो ये चौहान सेना होती है ये क्या करती है, 24 मील तक पीछा करती है किसका, मोहम्मद गौरी का। और किसी भी प्रकार से ये जान बचा करके भागता है मोहम्मद गौरी। तो यहाँ पर क्या हुआ, तराइन के जो प्रथम युद्ध जो कि 1191 में ईस्वी, इसको सन आप याद रखें क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। तो 1191 में जो हुआ था इसमें मोहम्मद गौरी की
हार होती है, वो बुरी तरह से पराजित होता है, हार नहीं मानता है और अपने साम्राज्य पहुंचने पर चला जाता है। लेकिन ये क्या करता है, सबसे पहले मोहम्मद गौरी जब अपनी राजधानी गजनी पहुंचता है तो अपने जितने भी सेना नायक होते हैं उनको कठोर दंड देता है और एक काम और करता है, अपनी सेना में इजाफा करने लगता है, क्योंकि उस समय जो पृथ्वीराज चौहान की सेना थी बहुत बड़ी सेना थी, उसकी अपेक्षा मोहम्मद गौरी की सेना कुछ नहीं थी। इसीलिए क्या करता है, अपने वहाँ जितने लोगों को उसने बंदी करा बनाया था उनको क्या करता है, वो अच्छे अच्छे पद दे देता है और उनको उत्साहित करता है, अच्छे पद दे देता है, उनको मुक्त कर देता है और सभी को प्रशिक्षित करता है और अपनी सेना में शामिल कर लेता है। अब इसकी विशाल सेना हो जाती, 1,20,000 सेना के साथ में वह फिर से चलता है गजनी से। ठीक है, तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहे हैं। तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है वो 1192 में होता है और मोहम्मद गजनवी जो मोहम्मद गौरी वो निकल चलता है कहाँ से, गजनी से। इसके पश्चात में आ जाता है वो मोहम्मद गौरी ने योजनाबद्ध, सबसे पहले उसने योजना बनाई। क्या योजना बनाई, क्योंकि उसके पास में विशाल सेना थी, उसने 12,000 सैनिकों को एक स्थान पर केवल आराम करने के लिए छोड़ दिया कि जैसे ही हमारा आदेश मिलेगा उसके पश्चात में ये सैनिक लड़ने के आ रहे, और ये उच्च कोटि के सैनिक थे। ठीक है, इनको क्या कर देता है, वो आराम देता है, को रोक करके चारों तरफ से वो क्या करता है, थोड़ी थोड़ी सेना लेकर, टुकड़ियों में सेना लेकर के चारों तरफ से आक्रमण करता है। पृथ्वीराज चौहान से वो केवल क्या करता है, वो लड़ाई करता रहता है। यहाँ पर उसका केवल क्या करना था कि पृथ्वीराज चौहान को रोके रहना, इसके सैनिकों को केवल थकाने का काम करता है। कौन करता है, ये करता है मोहम्मद गौरी। लेकिन फिर भी क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान वीरतापूर्वक लड़ते रहते हैं और धीरे धीरे करके जो पृथ्वीराज चौहान की सेना होती है वो लड़ते लड़ते थक जाती है। जब वो थक जाती है तो ये 12,000 सैनिकों को आदेश देता है, जो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होते हैं, केवल इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही आदेश मिलता है 12,000 जो सैनिक आते हैं ये हथियारों से लैस होते हैं और जब ये एक तरफ से, जब ये चारों तरफ से टूट पड़ते हैं तो ऐसी अवस्था में, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के जितने सैनिक थे वो थक चुके थे, वो भूख प्यास से व्याकुल थे और इस मौका का फ़ायदा उठा करके जो ये सैनिक होते हैं वो प्रहार करते हैं और जो पृथ्वीराज चौहान की जो सेना है उसमें भगदड़ मच जाती है। और इस लड़ाई में गोविंद राय जो कि पृथ्वीराज चौहान के भाई होते हैं, खांडे राय जो कि इससे पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को घायल करता है, ये दोनों मारे जाते हैं। ठीक है, चौहान क्या करते हैं, पृथ्वीराज चौहान देखते हैं कि हमारी सेना जो है वो हार रही है, क्योंकि सेना बहुत थक चुकी है। इसीलिए वह कुछ सैनिकों को आदेश देते हैं कि आप दूसरी सेना का प्रबंध करें, आप तुरंत किले में जाएं और वहाँ पर दूसरी सेना का प्रबंध करें। और ये जब ये स्वयं, कौन, पृथ्वीराज चौहान स्वयं ये सोचते हैं कि मैं जा कर के दूसरी सेना का प्रबंध करता हूँ। ये जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो इनके सैनिक इनको देख करके ये समझते हैं कि ये जो पृथ्वीराज चौहान वो भाग रहे हैं, और इतने में क्या होता है, इनके सैनिकों में भगदड़ मच जाती है, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान कि जो मोहम्मद गौरी के सैनिक होते हैं वो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेते हैं। और बंदी बनाने के पश्चात में दोस्तों, कुछ विद्वानों का कहना है कि बंदी बनाने के पश्चात में वहीं पर पृथ्वीराज चौहान को मार दिया जाता है। लेकिन पृथ्वीराज रासों में बताया गया है कि जो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के द्वारा ले जाकर के गजनी लाया जाता है और ले जाकर के वहाँ पर क्या किया जाता है, इनकी आंखें फोड़ दी जाती हैं। आंखें फोड़ने के पश्चात में ये क्या करते हैं, शब्द भेदी बाण चला करके, जो कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाते हैं। ठीक है, तो शब्द भेदी बाण चला करके मोहम्मद गौरी की हत्या कर देते हैं। तो ऐसा वर्णन किया गया है पृथ्वीराज रासों में। ठीक है, चंद्रबरदाई ने इस चीज़ का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त कुछ जिस हिसाब से सिक्के मिले हुए हैं, 1-2 सिक्के मिले हुए हैं, उसके अनुसार बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान कुछ दिनों तक शासन करते हैं, लेकिन उन पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उनको मृत्युदंड दे दिया जाता है। दूसरे युद्ध की तो ये, और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। अब क्या होता है, जो अंतिम युद्ध लड़ता है मोहम्मद गौरी, जो अंतिम युद्ध लड़ता है वो लड़ता है पंजाब की जो खोखरो जनजाति होती है, ये भी बहुत ही उस समय की सबसे शक्तिशाली जनजाति होती है। इसको हराने के लिए, क्योंकि जब वो वापस होता है पृथ्वीराज चौहान को हरा करके, उस समय ये पंजाब के जो खोखर थे
वो बहुत ही उत्पात मचाते हैं, बहुत ही परेशान करते हैं मोहम्मद गौरी को। इसीलिए वो क्या करता है, अपना जो अंतिम युद्ध होता है वो 1205 ईस्वी में पंजाब के खोखरों के खिलाफ लड़ता है। और वह इतना क्रोधित होता है इनसे, इतना क्रोधित होता है कि यह जैसे ही इन पर आक्रमण करता है मोहम्मद गौरी, तो जितने ही वहाँ पर खोखरो जनजाति के लोग होते हैं सबको ये लगभग मौत के घाट उतार देता है। और जो बच्चे खुचे होते हैं उनको सबको दास बना लेता है। उस समय बताया जाता है कि इतने दासों की संख्या मोहम्मद गौरी के पास में इतनी हो जाती है कि 5 दिनार में एक दास बिकने लगता है। कितने? 5 दिनार में एक दास बिकने लगता है। इतनी संख्या हो जाती है दासों की, बंदी बनाए गए दासों की। इसके पश्चात में इसी विजय के बाद में पंजाब में जब खोखरों की विजय होती है, इसके पश्चात में वो अपने विजय उल्लास के साथ में बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में जा रहा होता है, अपनी गजनी वापस जा रहा होता है। मोहम्मद गौरी जब अपनी विजय यात्रा के बाद में गजनी वापस जा रहा होता है, तो रास्ते में कहा जाता है जब ये नमाज़ पढ़ रहा होता है, उसी समय खोखरो जनजाति के लोग इस पर आक्रमण कर देते हैं। आक्रमण करने के पश्चात में मोहम्मद गौरी की वहीं पर हत्या कर देते हैं ये, क्योंकि इतना आहत हो जाते हैं अपने लोगों की मार काट को देख करके कि ये क्या करते हैं, मोहम्मद गौरी की वहीं पर हत्या कर देते हैं। और जो विजय यात्रा जा रही थी कहाँ पर, गजनी वापस, वो विजय यात्रा शव यात्रा में बदल जाती है। और इस प्रकार से जो मोहम्मद गौरी हैं उसके जीवन का अंत हो जाता है और इनका चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। और कहानी अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जो अंतिम युद्ध था वो कि जो मोहम्मद गौरी जब अचानक, क्योंकि वो मर जाता है, अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इस अवस्था में जो भारत के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर, उससे पहले वो क्या करता है, मुल्तान में उसका उनकी मुल्तान में और मुल्तान के क्षेत्र में और लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि ये इसका बहुत ही विश्वास पात्र एक सेनापति होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये दोस्तों इसको क्या करते हैं, ये लाहौर में इसको एक पदवी दे दी जाती है, इसको मलिक बना दिया जाता है और इसे दिल्ली जाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, दिल्ली पर शासन करने के लिए कहा जाता है और समय समय पर जो भी राजस्व प्राप्त होता है उसको गजनी भेजने का आदेश दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो दिल्ली का शासक बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा गुलाम होता है, तो ये पहला गुलाम होता है जो कि शासक बन जाता है, लेकिन एक दूसरा गुलाम भी आता है इनके साथ में जिसका नाम होता है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ये गुलाम होता है किसका, मोहम्मद गौरी का। ये जब ये लोग क्या कर रहे थे, जब लाहौर ये सब जीत रहे थे, उस समय ये अकेले निकल जाता है विजय अभियान पर और ये बिहार की तरफ निकलता है। और यही वो व्यक्ति था जिसने नालंदा एवं विक्रमशिला, उस समय के सबसे प्रसिद्ध, जो प्राचीन काल के सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे, नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो वहाँ का जो शासक होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है और वहाँ पर जो बिहार में उस समय अधिकतर बौद्ध रह रहे होते हैं। क्या करता है, नालंदा और विश्वविद्यालय विक्रम विश्वविद्यालय को क्या करता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जला देता है। वहाँ की जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, जो बौद्ध ग्रंथ होते हैं, उन सभी को जला दिया जाता है। जो पूरे ये समझ लीजिए जो महल भरे हुए थे किताबों से, उन साहित्यों से, उनको ये मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी क्या करता है, जला देता है। और कहा जाता है कि एक एक महीने तक दोस्तों किताबें जलती रही थी। इतनी अधिक मात्रा में किताबें थी, पुस्तकें थी, सब किताबें जलकर खाक हो गई थीं। और इसको जलाने वाला था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इसके साथ साथ में वो आगे बढ़ता जाता है बख्तियार खिलजी और बिहार, बंगाल, असम तक विजय करता है। कौन? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये दो गुलाम हैं मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो इनसे भी क्वेश्चन आता है, आप इन चीज़ों को दोस्तों याद रखिए। और नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अगर ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब आपको रोज़ाना एक मध्यकालीन इतिहास की वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि आपका टॉपिक अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने प्राचीन काल की जो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वो सभी वीडियो देख सकते हैं। तो अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।